फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज का क्लास आपका एससीईआरटी से संबंधित क्लास होने वाला है। और आपको पता होना चाहिए बीपीएससी टीआरई 4 में आपका एससीईआरटी से भी प्रश्न रहेगा। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है सभी में एससीईआरटी से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछा गया है। तो यह जो क्लास है आपका अतीत से वर्तमान, जिसे हम लोग हिस्ट्री में बोलते हैं, इसका शॉर्ट नोट्स क्लास होने वाला है। इसका मैं शॉर्ट में आपको क्लास इसलिए कराऊंगा क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि यह बुक अगर आप पढ़ते हैं घर में खुद से तो काफ़ी टाइम आपको लग जाएगा। और ये एससीईआरटी जो ऐसा किताब है कि आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दुनिया में कोई भी आप बुक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। यही बुक से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी क्लास का तैयारी करते हो, प्राइमरी का तैयारी करते हो, 6 to 8, 9th 10th 11th 12th, किसी भी क्लास का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक सारा एससीईआरटी बुक को खुद से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि यह किताब आप नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे होता है ना कि बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, तो आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसी किताब का मैं शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किया हूं जो कि आप लोग देख सकते हैं। यह नोट्स में ख़ास बात यह है कि यह किताब मैं खुद से पढ़ा हूं पहले, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है एकदम पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर वाइज मैं आपका ये नोट्स कंप्लीट किया हूं। और इसमें सभी ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा गया है जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट नहीं हो। जो जो इम्पॉर्टेंट है सारा पॉइंट को मैंने इस वीडियो में लिया है और इस नोट्स में सारे को कवर किया है इस क्लास में। यानी कि जितने भी एससीईआरटी नोट्स मैंने बनाए हैं सभी में बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सभी को पीडीएफ में शामिल किया गया है। बिहार स्पेशल अगर आप लोग कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एससीईआरटी नोट्स अगर आप ले लेते हैं तो आपको बिहार स्पेशल कहीं से भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी सब नोट्स में बिहार से संबंधित सारे प्रश्न को लिया गया है। और फ्रेंड्स, आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ते होंगे और एससीईआरटी भी। एनसीईआरटी में होता क्या है, थोड़ा उनका लैंग्वेज हार्ड रहता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। और बिहार की जो बुक है एससीईआरटी उसमें लैंग्वेज को थोड़ा इजी करके बनाया गया है। उसी को मैं आप लोगों के लिए इसी को बुक जो है एससीईआरटी का उसका मैं शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए बना दिया हूँ। और ये नोट्स का क्लास डेली इस चैनल पर चलेगा। अभी इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का 6 क्लास का पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया। ज्योग्राफी आप लोग अगर नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, 2 वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है। पूरा 6 क्लास का किताब ख़त्म हो गया है। सारे चैप्टर को मैंने डिस्कस करके पढ़ा दिया है। और यह नोट्स आप भी ले सकते हैं और यह मिनिमम प्राइस में आपको यह नोट्स मिल जाएगा। और यही नोट्स से आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न भी पूछा जाएगा। और यह जो 8 क्लास का भी मैं आपको हिस्ट्री जो पढ़ाऊँगा अभी इसी क्लास में 8 क्लास का जो ये हिस्ट्री है इसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न ज़्यादातर मिलेगा आपको। पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 8 क्लास में सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यह नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। यह नोट्स आप कैसे लेंगे आपको वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप मैसेज करके नोट्स से संबंधित जानकारी ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यह क्लास आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि इस क्लास करने के बाद आपको यह क्लास अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस क्लास में ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री का ही पोर्शन दिया गया है। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज प्राइमरी क्लास में रहता है। और जिसका ऑनर्स होगा पेपर, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स किसी का है 6 to 8, 9th 10th 11th 12th, उनके लिए भी यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह नोट्स आप लोग अवश्य ले लें। यह नोट्स मैं आपको 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स मैं आपको दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। और आपको ये मिनिमम प्राइस में मिलेगा। आप इस नंबर पे संपर्क करके मैसेज करके बात कर लीजिए। नंबर है 9709427320। यह नंबर आप बात कर लीजिए, आपको नोट से संबंधित सारा जानकारी दे दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। यह क्लास हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। सारे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी होंगे सारे
एक ही वीडियो में हम लोग ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और हर पॉइंट पे अच्छे से डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और आपका एग्ज़ाम में प्रश्न भी नहीं छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8 का हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं जिसमें पहला अध्याय है कब, कहाँ और कैसे। हम लोग इसी से अभी संबंधित पढ़ेंगे। जैसे आधुनिक काल है, आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। तो कहाँ हुई थी? सबसे पहले यूरोप में हुई थी। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्पेन के जो प्रसिद्ध नाविक थे कोलंबस, उन्होंने कब अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी? तो याद रखना है आपको 1492 को। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि डेट से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आगे है पुर्तगाल का वास्को डी गामा ने 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा 1498 में यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये भी आप पॉइंट को याद रखिएगा। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवादी कहते हैं। औद्योगिकीकरण की शुरुआत इंग्लैंड ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिकी क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। साम्राज्यवाद सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना है। किसका है? तो साम्राज्यवाद का। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को 1750 ईस्वी आधुनिक काल को प्रारंभ माना जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। किसके आने से? तो अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ था। आगे उपनिवेशवाद, जब एक देश किसी दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना शुरू हुई। कब हुई थी? तो 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना शुरू हुई। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जनगणना कितने वर्ष पे कराई जाती है? तो यह 10 साल होने पे जनगणना कराई जाती है। भारत के कैमरे का इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर की फोटो उपलब्ध है। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे भारत में कैमरे का इस्तेमाल कब हुआ था? तो यह 1850 में हुआ था। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप में देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान। आगे म्यांमार तथा श्रीलंका, तत्कालीन सिलोन भी 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। ये आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग VVI लिख सकते हैं। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत की गठित किया। तो नए प्रांत को गठित किया किसको अलग करके? 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग करके। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण पठार क्षेत्र को अलग कर पृथक झारखंड राज्य गठित किया।
तो झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण पठार क्षेत्र को अलग कर पृथक कर क्या बनाया गया? तो झारखंड को। ये आप ध्यान रखिएगा। अमेरिकी को 4 जुलाई 1776 को आज़ादी मिली। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी नारा स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। ये आप ध्यान रखिएगा। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार एवं राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास के नाम से एक किताब लिखा। इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव तथा ब्रिटिश के बारे में लिखा था। आगे राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली, नेहरू स्मारक पुस्तकालय दिल्ली है। सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय कहाँ है? तो यह पटना में है। आगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना गोदान गबन कफन रचना को तत्कालीन समाज की परिस्थिति के बारे में इसने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे। हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हो गया। हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे। तैयारी 4 में यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, ये एससीईआरटी का जो बुक है बिहार में, उसी का मैं इसको शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए बनाया था, ताकि आप लोग को मैं ये प्रोवाइड करवा दूँ। इसका क्लास डेली चलेगा। एससीईआरटी से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्लास होंगे सारा को मैं कंप्लीट कराऊंगा, और चैप्टर वाइज यह नोट्स आप ले सकते हैं। यह नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें 970427 ये नंबर पे आप बात कर सकते हैं। नोट से संबंधित आप इसमें मैसेज करें, आपको डिटेल बता दिया जाए। मिनिमम प्राइस के साथ आपको यह नोट्स पूरा कंप्लीट सेंड कर दिया जाएगा। 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक आपको सारा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो क्लास है ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्लास हो रहा है फ्रेंड्स। क्लास 8 के बिहार का जो कक्षा 8 है उसी का ये क्लास अभी मैं आपको करवाऊंगा, जिसका चैप्टर का नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, जिसमें पहला पॉइंट देखेंगे 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो कौन सी कठिनाइयों का? पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कौन पहुंचा था? तो पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा कब? तो 1498। ये डेट आप याद रखिएगा। कहाँ पे आया था? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति एवं सुविधा दी। वास्को डी गामा भारत से गरम मसाला का लेकर वापस लौटा, उसे बेचकर 60 गुना फायदा हुआ था। तो वास्को डी गामा भारत में कौन सा व्यापार करने आया था? तो यह मसाला का व्यापार कौन करते थे? तो वास्को डी गामा, जिससे उन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया था। किसे? तो मसाला से। आगे है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। यह आप ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार किया। यह आप ध्यान रखिएगा। आगे सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है, उसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है। तो बारूद बनाने का काम में क्या आता है? तो रासायनिक नाम क्या है उसका? तो पोटेशियम नाइट्रेट। ये पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे
सूरत, मसूलीपट्टनम होगा या फ्रेंड्स, यहाँ गलती टाइप हो गया, तो मसूलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। यह आप ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी, वर्तमान पांडिचेरी में था। यह आप ध्यान रखिएगा। आगे है बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। तो कौन बना था? तो मुर्शिद अली खान के बाद अली वर्दी खान 1740 में बंगाल का नवाब बना था। आगे है बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1650 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ। आबादी बढ़ा तो नाम पोर्ट विलियम इसका नाम हो गया। यह आप ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही सब पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको अभी क्लास कर रहा हूँ, यही सब नोट्स मैं आपको बता रहा था कि ये नोट्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक, तो आप कोई भी क्लास का तैयारी करते रहो, प्राइमरी से लेकर 10 क्लास तक या 11 12 तक, सारा आपको क्लास यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सारा क्लास जो आप कर रहे हैं अभी किसी और का बुक से, जो भी क्लास के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर SCRT को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। आपको फालतू का बुक लेने का, ये प्रेफरेंस का बुक लेना, तो प्रीवियस ईयर लेना, ये सब बाद में, पहले आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद आप MCQ लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए। जब तक आप SCRT को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं कहूँगा फ्रेंड्स, ये नोट्स आप ज़रूर लें। नोट्स आप अगर ले लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, प्रिंट निकाल के घर में आप इसको मेहनत करिए। मैं डेली क्लास करवाऊँगा और डेली आपके पास अगर यह नोट्स रहेगा मैं आपको अंडरलाइन भी करवा दूंगा और हाईलाइट भी करवाऊँगा कौन कौन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, शाही फरमान अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य के सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। यह आप ध्यान रखिएगा। अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराने के लिए बंगाल के 2 व्यापारी अमीर चंद्र जगत सेठ के साथ नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया। ये डेट आप याद रखिएगा। जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध जून 1757 ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न TRE 4 में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, प्लासी से संबंधित जरूर पूछा जाएगा। और इसमें अंग्रेज का सेनापति कौन था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई, सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। प्लासी का असली नाम फलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया। ये आप ध्यान रखिएगा। इस जगह को यहाँ पाए जाने वाले फलासी के फूलों के कारण प्लासी कहा जाता था। आगे देखते हैं। फलासी के खूबसूरत लाल फूलों के गुलाल बनाया जाता है, जिसको होली में इस्तेमाल होता है। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। बाद में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अपने राजधानी का मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया। आगे, दस्तक का वह प्रमाण था जो अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी।
बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। ये भी आप याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। ये TRE 4 में हो सकता है प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो याद रखना आपको 1764 में हुआ था। अंग्रेज विजयी हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो था। परिणाम 1765 में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी गई। मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला मीर कासिम ने मिलकर युद्ध किया। आगे है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम और दूसरा शासक अवध का नवाब बना। इन दोनों को अपने राज्यों के कुछ हिस्से कंपनी को देने पड़े थे। इसके अलावा भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी को रेजिमेंट के माध्यम से कंपनी इन राज्यों के अंदरूनी मामलों पर नज़र रखती थी और इन प्रदेशों में राजस्व वसूली का भी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। आगे, दक्षिण भारत का मैसूर राज्य, वर्तमान में कर्नाटक, उस समय काफ़ी समृद्ध और ताकतवर था। हैदर अली 1761 से 1782 एवं पुत्र टीपू सुल्तान 1782-1799 तक सफलतापूर्वक शासन किया था। यह आप ध्यान रखिएगा। आगे, मालाबार तट केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर समांतर एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र पर होने वाला व्यापार। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी जो मैसूर के नियंत्रण में था। यह आप ध्यान रखिएगा। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी क्योंकि अंग्रेज टैक्स नहीं देते थे। यह आप ध्यान रखिएगा। नोट में, औरंगजेब की मृत्यु 1760 में और अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। ये आप ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इम्पोर्टेंट नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ यह नोट्स आप ले लीजिए। आपका जो TRE 4 एग्ज़ाम है, अभी तक आप लोग TRE 3 तक जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे, 1-2 नंबर से आप लोग छूट जा रहे होंगे क्योंकि आप लोगों के पास वो कंटेंट नहीं पढ़ते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट होता है आप वो छोड़ देते हैं। SCRT ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ने से होता है कि जिस भी चैप्टर से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यह नोट्स आप ले सकते हैं। मैं नंबर दे देता हूँ 9709427320। यह नंबर पर आप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएगा। और ये नोट्स आपको हर हाल में लेना है। मैं तो यही कहूँगा कि ये नोट्स आप मिनिमम प्राइस पर ले सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स SCRT ऐसा सब्जेक्ट है आपको पढ़ने में भी ठीक लगेगा और पॉइंट टू पॉइंट आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। SCRT नोट्स जब आप ले लेंगे आपको कहीं से भी कोई भी किताब पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें सारे SCRT का जो चैप्टर एक एक पॉइंट को ऐड किया गया। बिहार स्पेशल भी इसमें है। आपको बिहार स्पेशल का भी किताब पढ़ने का कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता की और अपनी सेना के आधुनिकीकरण में उसकी मदद ली। आगे, इन कदमों से मैसूर और कंपनी के बीच लड़ाई शुरू हुई। आखिरी लड़ाई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई। टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाने लगा। यह आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि शेरे मैसूर किसे कहा जाता है, तो यह टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू की मौत के बाद कंपनी ने वेडियार राजवंश को मैसूर दे दिया। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव के बीच हुआ था। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 में। विलय नीति
किससे संबंधित है? तो यह है लॉर्ड डलहौजी से। विलय नीति एक ऐसा बहाना था कि इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता था, उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। किसके नीति के तहत? तो विलय नीति के तहत। इस नीति के तहत 1848, 1856, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे, ग्रामीण जीवन और समाज। ये कक्षा 8 की पुस्तक का मैं शॉर्ट नोट्स तैयार किया हूँ, उसी का क्लास ये आप लोगों को करवा रहा हूँ, जिसमें से कि कक्षा 8 का ये अध्याय 3 है, ग्रामीण जीवन और समाज। इससे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी पॉइंट बनेंगे, सभी को मैं इस पीडीएफ में लिया हूँ ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए। यह नोट्स आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका एग्ज़ाम एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं तो यह नोट्स आपको ज़रूर लेना चाहिए। यह नोट्स लेने के लिए मैं आपको लास्ट में नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी तक मैंने नंबर दिया है, जिस किसी ने अगर वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखा है, आप लोग स्टार्टिंग से देख लीजिए, और यह कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाए। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स से संबंधित बात कर लीजिएगा। आपको मिनिमम प्राइस में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा क्लास 3 से लेकर 10 क्लास तक, जिसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। गांव की अधिकांश आबादी मुख्य रूप से कृषि का कार्य करती है। अस्थाई बंदोबस्त 22 मार्च 1793 ईस्वी जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया। बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब? तो 22 मार्च 1793 ईस्वी को। आगे, रैयतबाड़ी व्यवस्था बम्बई और मद्रास किसान ही मालिक हैं। रैयतबाड़ी व्यवस्था में क्या होते थे? तो किसान ही मालिक थे। जनक थॉमस मुनरो मद्रास के लिए गवर्नर 1820 से 27। यह सबसे पहले 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में रैयतबाड़ी व्यवस्था शुरू हुआ। महलवाड़ी व्यवस्था संस्थापक लॉर्ड विलियम बेटिंग इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। प्रस्ताव हॉल्ट मैकाजे। आगे, महल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके में बड़े गांव या कुछ ही गांव के समूह को महल कहते थे। जैसे आगे, अस्थाई बंदोबस्त में 19% भूमि, महलवाड़ी में 29% भूमि और रैयतवाड़ी में 52% भूमि, जो कि सबसे ज़्यादा होता था। आगे पॉइंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कब प्रकाशित? तो यह 1848 में प्रकाशित हुआ था। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने लिखा? तो यह जॉन स्टर्ट मिल ने लिखा था। आगे है, दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी, इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, यह आप ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला में 1875 ईस्वी में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया। समय पर लगान चुकाने के लिए महाजन से कर्ज लेकर जीवन भर महाजन के चुंगल में फंस जाने की वजह से महाजन के घरों में उत्पात मचाया और सारा दस्तावेज जलाया। आगे, नील दर्पण 1860 में बिना किसी लेखक के नाम का छपा, क्योंकि लेखक अंग्रेजी सरकार के निशाने पर न आए, यह आप ध्यान रखिएगा। लेखक दीनबंधु मित्र, अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया। इस नाटक में किसानों की असली दुर्दशा सामने निकलकर आई। नाटक का पात्र गुलूक चौधरी था। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार में नील की खेती से संबंधित क्या क्या
उस समय घटना घटित हुआ था। और ये जो पॉइंट है बिहार में नील की खेती, इससे टीआरई 4 में आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो टीआरई 3 तक एग्जाम हुआ है सभी में कुछ न कुछ 1 से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिला है। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं तो देखते हैं। बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाकों में की जाती है। इसके अलावे भागलपुर और शाहाबाद के क्षेत्रों में भी वर्तमान गया जिला में अफीम उत्पाद में तत्कालीन बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान पर था। बिहार में नील की खेती 2 तरीके से की जाती है। पहला है जिरात। जिरात में सीधी अपनी देख रेख में अंग्रेज बगान मालिक मजदूरों से खेती करवाते थे। दूसरा है असामी बार। असामी बार में बगान मालिक रैयत को उनके स्वयं की जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। 3 कठिया प्रणाली चंपारण में प्रचलित था। प्रति बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था। किसमें? 3 कट्ठिया प्रणाली में। इसी के खिलाफ रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण गए। महात्मा गांधी ने चंपारण से ही अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू कहाँ से किया था, तो आपको याद रखना है चंपारण से। आगे, बिहार में अंग्रेजों के समय अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था अपनाई गई। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। चैप्टर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। बाकी क्लास हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो मैं आपको धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो में ही डेली करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, यह क्लास का नोट्स आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पर मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं। यह नोट्स में 8 क्लास का जो हिस्ट्री का ये है, इसमें सारा मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आपको रहेगा और एचसीईआरटी का सारा सब्जेक्ट का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप 9709427320 नंबर पर मैसेज करिए। आपको मिनिमम प्राइस पर सारा नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्लास 3 से लेके 10 क्लास तक, क्लास 3 से लेके 5 तक ईवीएस का नोट्स मिलेगा आपको इसी तरह का, और 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस का सारा नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग इस नंबर पे मैसेज करिए। आपको नोट्स मिनिमम प्राइस 149 रुपये में दिया जाएगा। 149 कोई बहुत बड़ा रकम नहीं हुआ फ्रेंड्स, इससे आपका फ्यूचर तय होगा। आप एचसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 200% गारंटी आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं देखा हूँ अभी तक टीआरई 3 तक जो एचसीईआरटी अच्छे से पढ़े रहते हैं उनका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होता है। आप लोग यह नोट्स ज़रूर ले लीजिए। इसमें शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, क्योंकि आप बुक पढ़ने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसी बुक का निचोड़ मैं आपको इस पीडीएफ में दे रहा हूं, और यह पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित जरूर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यह नोट्स में बिहार स्पेशल को भी शामिल किया गया। आपको बिहार स्पेशल कहीं और से पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा। सारा क्लास का नोट्स जब आपको मिल जाएगा तो आप पीडीएफ निकाल लीजिएगा और इसको बुक जैसा ही पढ़िएगा, और अपना टेबल पर ये नोट्स को अवश्य रखिएगा। और मैं जब डेली क्लास करवाऊँ आपको, तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा आप उसको हाईलाइट अवश्य कर लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यह नोट्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप कोई भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी से लेकर 6 to 8, 9th, 11, 12 सभी क्लास के लिए यह नोट्स इंपॉर्टेंट है। और प्राइमरी में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोगों के लिए भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है एचसीईआरटी का नोट्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। सब्सक्राइब करने में इसलिए कहता हूं ताकि इस चैनल पर जब भी बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित क्लास हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास का इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है। और अभी तक जितने भी क्लास हुई है सभी का पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया गया है।
आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो एनसीईआरटी नोट्स हैं, ये नोट्स आप इस नंबर पे फ़ोन कर या मैसेज करके ले सकते हैं। आप मैसेज करिएगा, जो मिनिमम प्राइस होगा आप पे कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये सारा नोट्स कंप्यूटर टाइपिंग के द्वारा ही करवाया गया है, इसलिए आप लोग को साफ साफ दिख रहा है और आप इसको प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हैं। इधर उधर जो आप लोग फालतू का प्रेफरेंस बुक लेके पढ़ रहे हैं, सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी का बुक। अगर आप ये शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ते हैं तो आप बिहार का कोई भी बुक स्टोर का दुकान जाइए, आपको एनसीईआरटी बुक बोलना है, आपको मिल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी बुक आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा पढ़ने में। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि ये जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, एनसीईआरटी नोट्स शॉर्ट नोट्स है, आप इसको लेके पढ़िए और बार बार पढ़िए, आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और बार बार पढ़िए और रिवीजन करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में फ्रेंड्स हम लोग। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।